दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी का यूनिट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपका यूनिट 1 मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। आज जाकर यूनिट 1 की भी वीडियो ज़रूर देख लेना। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो इस चैप्टर का नाम है माइंड एज अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसर। और इस चैप्टर में हमें 3 टॉपिक समझने हैं। पहला है परसेप्शन, दूसरा है लर्निंग, तीसरा है मेमोरी। ओके, तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रो समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर की तरह ही एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसर के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि माइंड इनकोड करता है, स्टोर करता है और रिट्राइव करता है इंफॉर्मेशन को, जो हमें समझने और सोचने में कैपेबल बनाता है। जबकि ह्यूमन माइंड और कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जो ह्यूमन माइंड है वो सेंसरी इनपुट्स को इन्वायरमेंट से लेता है और फिर इन इनपुट्स को अटेंशन और मेमोरी जैसी कॉग्निटिव प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस्ड और इंटरप्रेटेड किया जाता है, ठीक है। इस लेसन में 3 पार्ट्स हैं: परसेप्शन, लर्निंग एंड मेमोरी। हम सबसे पहले परसेप्शन से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली परसेप्शन का मतलब होता है एक्सपीरियंस करना, ठीक है। किसी चीज़ का परसेप्शन मतलब एक्सपीरियंस करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सेंसरी सिस्टम बेसिक एलिमेंट्स देते हैं एक्सपीरियंस की इंफॉर्मेशन के लिए। हमारे सेंस ऑर्गन्स ये नहीं चूज़ करते कि हम किस बारे में जानते हैं या हम इसे कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। वो बस हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू एज़ पॉसिबल ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। हालांकि हमारा एक्सपीरियंस हमारे एक्सटर्नल सेंसेस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि परसेप्शन इज़ एन एक्टिव और क्रिएटिव प्रोसेस जिसमें रॉ सेंसरी डाटा ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, और एक मीनिंग देता है जो कि सेम सेंसरी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट पीपल और डिफरेंट वेज में एक्सपीरियंस करते हैं। रॉबिन्स ने 1993 में परसेप्शन को एक ऐसा प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया है जिसके थ्रू पर्सन अपने इन्वायरमेंट को मीनिंग देने के लिए अपनी सेंसरी इंप्रेशन को ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करता है, ठीक है। परसेप्शन में 2 चीज़ें एक्सप्लेन करी है इस चैप्टर में, तो उसे हम पढ़ लेते हैं। पहला टॉपिक है बॉटम अप और टॉप डाउन प्रोसेसिंग। जो ह्यूमन ब्रेन है वो परसेप्शन को जनरेट करने के लिए 2 टाइप के प्रोसेसिंग टास्क करता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी की लैंग्वेज में उन्हें बॉटम अप प्रोसेसिंग और दूसरा टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहते हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना बॉटम अप प्रोसेसिंग क्या होता है। बॉटम अप प्रोसेसिंग मतलब नीचे से ऊपर की ओर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है। कि मतलब प्रोसेसिंग हमारे ब्रेन में जो सिस्टम है वो स्टिमुलस के डिफरेंट एलिमेंट्स को कलेक्ट करता है। स्टिमुलस का मतलब होता है उत्तेजना, एक्साइटमेंट। जब किसी चीज़ को जानने की जो इच्छा होती है ना कि हमें उस चीज़ को जानना है, वो एक्साइटमेंट जो होती है, स्टिमुलस उसे कहते हैं, उत्तेजना, ठीक है। तो उत्सुकता भी कह सकते हैं आप उसे। तो जो हमारा सिस्टम है वो स्टिमुलस के डिफरेंट एलिमेंट्स को कलेक्ट करता है, देन उन्हें कंबाइन करता है एक यूनिफाइड परसेप्शन बनाने के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जब आप कुछ रीड करते हैं तो उसके वर्ड्स को एक पूरी सेंटेंस में पढ़कर समझते हैं कि बुक में क्या लिखा है। वैसे ही हमारा ब्रेन पहले अलग अलग एलिमेंट्स को यूनिफाइड करता है, फिर उन्हें स्टोर करता है और वो हमारे माइंड में एज अ एक्सपीरियंस सेट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा टॉप डाउन प्रोसेसिंग। टॉप डाउन प्रोसेसिंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जो डिस्क्राइब करता है कि कैसे हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है जो ऑलरेडी हमारे ब्रेन में एग्जिस्ट करती है बाय वन और मोर ऑफ द सेंसरी सिस्टम। जैसे कि आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। आप एग्ज़ाम के लिए पहले पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उस टाइम पे आप उस चीज़ों को याद करते हैं जो आपने पहले से ही पढ़ रखी होती है। मतलब पढ़ के जाते हैं, जो आप उस चीज़ को आप याद करते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं टॉप डाउन करना। मतलब कि आपके दिमाग में जो पहले से ही है
उसे नीचे लाना मतलब कि उसे लिख देना, ठीक है, उसको याद करना। वैसे ही बॉटम अप को भी आप इस तरीके से याद रखना कि आप नीचे से ऊपर, मतलब कि आप पहले देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद अपने ब्रेन में स्टोर कर रहे हैं। वैसे टॉप डाउन में होता है जो हमारे ब्रेन में पहले से एग्जिस्ट है, हमारे ब्रेन ने पहले ही उस चीज़ को स्टोर कर रखा है, उसे बस हमें यूज़ करना है उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो परसेप्शन मैनी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं सच एज हमारे एक्सपेक्टेशंस, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और कल्चर लर्निंग अकाउंटेड होते हैं, ठीक है, टॉप डाउन प्रोसेसिंग के थ्रू। नेक्स्ट है गैस्टलेट प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेप्शन के अंदर ही। गैस्टलेट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एक सेट ऑफ लॉज है, ठीक है, जो डिस्क्राइब करता है कि कैसे ह्यूमन ब्रेन विजुअल इंफॉर्मेशन को परसीव करता है, मतलब देखकर उस चीज़ को लेता है, अपने अंदर ग्रहण करता है, उस चीज़ को समझता है, ठीक है। अब देखते हैं गैस्टलेट के कुछ लॉज को, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं ये सारे। प्रॉक्सिमिटी है सबसे पहले। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता। प्रॉक्सिमिटी लॉ में जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास होती हैं उन्हें ग्रुप के रूप में देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिमिलरिटी लॉ। सिमिलरिटी लॉ में कॉमन फीचर्स वाले ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में रखा जाता है, जैसे कि कलर हो और शेप हो। और हमारा नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी लॉ, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को देखते टाइम लाइंस को फॉलो करने की टेंडेंसी हो। दूसरा है हमारा क्लोजर में क्या होता है, कंप्लीटनेस का परसेप्शन, इवन जब ऑब्जेक्ट कंप्लीट भी ना हो, ठीक है। मतलब आपको कोई सर्कल बनाया लेकिन उनके बीच बीच में आपने इरेजर से बीच बीच में से उसकी कुछ लाइंस को इरेज कर दिया, बट फिर भी वो उसका जो शेप है वो सर्कल ही रहेगा, लेकिन कुछ लाइंस मिसिंग होने के बाद भी हम जब उसे देखेंगे, हमसे पूछा जाएगा ये क्या बनाया है, तो हम उसे सर्कल ही बोलेंगे, ठीक है। तो उसे ही बोलते हैं कंप्लीटनेस का परसेप्शन, जब ऑब्जेक्ट कंप्लीट भी ना हो। तो नेक्स्ट है हमारा कनेक्टेडनेस लॉ। वो ऑब्जेक्ट जो लाइंस या कलर और शेप से कनेक्टेड होते हैं, ग्रुप में टुगेदर होते हैं, ठीक है। तो हमारा परसेप्शन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना लर्निंग। तो लर्निंग हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस और एक्सपीरियंसेस एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस सबको इम्पैक्ट करती है। एक्सपीरियंस टीचर्स टू थिंक, बिहेव एंड फील इन वेज जो फुल्ली इनरीच होते हैं हमारे सेंस ऑफ सेल्स में, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस है जिसके थ्रू एक्सपीरियंस लॉन्ग लास्टिंग मॉडिफाई हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म स्किल्स के अंदर और बिहेवियर के अंदर। तो लर्निंग के अंदर समझते हैं हम, लर्निंग के अंदर आपका एक टॉपिक दे रखा है क्लासिकल कंडीशनिंग, आपकी बुक के अंदर है ये। सो क्लासिकल कंडीशनिंग को दो नाम और से भी जाना जाता है, एक है पेवलोवियन कंडीशनिंग, दूसरा है रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, ठीक है। इन दोनों नाम से भी जाना जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग को। ये लर्निंग की थ्योरी है जिसमें न्यू रिस्पॉन्सेस बनाने के लिए दो स्टिमुली को जोड़ना इन्वॉल्व है, ठीक है। स्टिमुली आपको बता दिया मैंने, उत्तेजना जो मतलब एक्साइटमेंट होती है वो, ठीक है। और इसमें देखते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस, एक स्टिमुलस जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है। और दूसरा है हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें ध्यान से समझना ताकि आगे आपको इजीली समझ आ सके जो आगे मैं समझाने वाली हूँ, इसलिए इन चीज़ को ध्यान से समझ के चलना, ठीक है। एक न्यूट्रल है जिसमें एक स्टिमुलस जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है। जब किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्स जब ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हो जाता है वो नहीं करती है वो चीज़, ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस। दूसरा है हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। अनकंडीशनल स्टिमुलस होती है जो नॉर्मल जो एक स्टिमुलस जो एक नेचुरली बिहेवियर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो नेचुरली बनता है किसी भी चीज़ को देखकर। और तीसरा है हमारा कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, ये मेन है, इसको भी ज़रूर ध्यान रखना। अनकंडीशन और कंडीशन रिस्पॉन्स को ध्यान से सुनना आप, ठीक है। सो अनकंडीशन होता है जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है किसी चीज़ के लिए, और कंडीशन होता है एक न्यू रिस्पॉन्स जो कि न्यूट्रल और अनकंडीशनल स्टिमुली के कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होता है। ये थ्योरी
रशियन साइकोलॉजिस्ट इवन पेवलोन ने डेवलप की थी। आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट डॉग वुड सेलिवेट, सेलिवेट का मतलब होता है लार टपकाना, मतलब डॉग खाना देखने के बाद जो लार टपकाता है वही लार वो टपकाता है जबकि खाना देने वालों के कदमों की आवाज़ आती है उसे, तो उनकी आवाज़ से ही सेलिवेट करना चालू कर देता है। यहाँ क्लासिकल कंडीशनिंग के 3 स्टेज हैं, ठीक है, उन्हें समझ लेते हैं हम। पहला है बिफोर कंडीशनिंग, मतलब न्यूट्रल स्टिमुलस सब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं करती और अनकंडीशन स्टिमुलस रिस्पॉन्स को नेचुरली प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ऊपर में जो ये फिगर लगाई है, मतलब फ़ोटो लगाई है, आप इसमें देख के समझ सकते हैं बिफोर कंडीशनिंग का। बाकी मैं और आपको समझाने वाली एग्जांपल से, और एक बार फिर भी मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आपको एग्जांपल से सारी चीज़ समझा दूँगी, ठीक है। सो बिफोर के बाद आता है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, मतलब नेचुरल स्टिमुलस को पेयर करते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ और सब्जेक्ट दोनों को जोड़ना शुरू कर देता है। और तीसरा है आफ्टर कंडीशनिंग, मतलब न्यूट्रल स्टिमुलस कंडीशन रिस्पॉन्स को चलाता है विदाउट अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो आपको अभी ये सब समझ आया नहीं होगा, मुझे पता है। सो अब मैं आपको एक एग्जांपल से ये सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ, ठीक है। बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग का क्या मतलब है और क्या है ये, ठीक है। आपको ये अजीब लग रहा होगा सुनने में। सो फॉर एग्जाम्पल एक डॉग है, वो खाना देखकर सेलिवेशन का भी मैंने मतलब बता दिया आपको, लार टपकाना, जब खाने को देख के जो लार टपकाते हैं डॉग, वो वाली, उसे इंग्लिश में सेलिवेशन कहते हैं। तो वो खाना देखकर सेलिवेशन स्टार्ट कर देता है। ये होता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। फिर एक ठीक है, मतलब जो नेचुरली किसी खाने को देखकर आपको सेलिवेशन, मतलब डॉग सेलिवेशन स्टार्ट कर देता है, वो अनकंडीशनल, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, वो खाने के लिए ही सेलिवेशन कर रहा है, ठीक है। फिर एक विसल बजती है, तो डॉग का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, नो रिस्पॉन्स, ठीक है। उसको क्या मतलब, वो खाना मिला, उसने खा लिया, तो मतलब बैल बजी, खाना बजा, खाना लाए और उसको दे दिया, तो उसने खाना खा लिया, ठीक है। उसने उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया पहले बैल बजने पे भी। ये बिफोर कंडीशनिंग की बात है, ठीक है। अब देखते हैं हम ड्यूरिंग कंडीशनिंग की। विसल बजी, ठीक है, मतलब विसल बजी तब खाना आया डॉग का, तो उसने खाने के लिए ही रिस्पॉन्स किया, वो उसके फिर से उसने अनकंडीशन के लिए ही रिस्पॉन्स किया, ठीक है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग में भी। आफ्टर कंडीशनिंग को देखते हैं हम। विसल बजी तो डॉग खाने आने से पहले ही, मतलब खाना आने से पहले ही वो समझ गया कि विसल बजी है, मतलब खाना आ रहा है, क्योंकि जब भी वो विसल बजती थी उसको खाना दिया जाता था डॉग को, इसलिए उसने विसल सुनते ही सेलिवेशन स्टार्ट कर दिया। ये हुआ कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। सो आपने देखा कि जब उसने विसल को सुना तो उसने विसल की तरफ भी रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, ये हुआ कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। नाउ अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं। इसके अंदर एक्यूएशन, एक्सटेंशन और स्पॉन्टेनियस रिकवरी समझ लेते हैं। ये सब की कॉन्सेप्ट है इन क्लासिकल कंडीशनिंग। एक्यूएशन क्या है, ये लर्निंग स्टेज है, ठीक है, जब न्यूट्रल स्टिमुलस और कंडीशनिंग स्टिमुलस को बार बार अनकंडीशन के साथ ले जाता है, वो प्रोड्यूस करता है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। तब कंडीशनिंग स्टिमुलस वही सेम रिस्पॉन्स, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, स्टार्ट कर देता है। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंशन, जब कंडीशनिंग स्टिमुलस बार बार अकेले प्रेजेंट होने लगता है। एग्जाम्पल, बैल बजती है पर डॉग खाना नहीं, मतलब डॉग को खाना नहीं दिया जाता बैल बजने के बाद भी, तो डॉग बैल सुनकर धीरे धीरे रिस्पॉन्स करना कम कर देगा, ठीक है। मतलब रोज़ उसके साथ ऐसा करो तुम कि मतलब बैल तो बजी बट खाना नहीं मिला उसे, तो धीरे धीरे उसका रिस्पॉन्स कम हो जाएगा बैल सुनकर, ठीक है। मतलब कि कंडीशनिंग स्टिमुलस रिपीटेडली अकेले प्रेजेंट होगा, तब कॉज होगा बिहेवियर स्लोली डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्टेनियस रिकवरी। आफ्टर अ पॉज, जब कंडीशन स्टिमुलस को अकेले प्रेजेंट किया जाता है तो ये बिहेवियर अगेन होगा। ऐसे इसलिए है क्योंकि कंडीशनिंग का इफेक्ट पूरी तरह से गायब नहीं होता है।
इसका मतलब है कि मैं आपको समझाती हूँ स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या है कि आप कुछ समय के लिए रुक जाओ, ठीक है, मत दो, मतलब ना बेल बजे ना खाना आए। लेकिन जब कंडीशनिंग स्टिमुलस को अकेले प्रेजेंट किया जाता है तो ये बिहेवियर, मतलब कि बेल बजाई गई, ठीक है, तो उसे एक उम्मीद जागेगी डॉग को कि शायद इस बार खाना मिल जाए, शायद आज खाना मिल जाए बेल सुन के। सो ये इसलिए है क्योंकि कंडीशनिंग का इफेक्ट पूरी तरह से गायब नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें अपोजिट साइकोलॉजी प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व है कि कैसे हाउ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। स्टिमुलस जनरलाइजेशन एक ऑर्गेनिज्म एक न्यू स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करता है जो ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस के लिए के सिमिलर होती है। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको एग्जांपल से ज़्यादा समझ आएगा स्टिमुलस जनरलाइजेशन में क्या है। एग्जांपल है, एक डॉग भौंकता है जब डोर बेल रिंग करती है, ठीक है, डोर बेल बजी तो कुत्ता भौंकता है। जब डॉग जब भी और जब दूसरी जो ओवर टाइमर बेल होती है वो बजी तो डॉग उस पर भी भौंक रहा है। वो क्यों भौंक रहा है? क्योंकि वो जो डोर बेल की साउंड है और जो ओवर टाइमर की जो साउंड है वो सिमिलर है, ठीक है, इस वजह से वो उस चीज़ के ऊपर भी रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। सो उसे कहते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जो चीज़ें जर्नल लगती है, सिमिलर लगती है, उन चीज़ों के ऊपर भी रिस्पॉन्स देना, ठीक है। और दूसरा है उसके अपोजिट में स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। एक ऑर्गेनिज्म सिमिलर स्टिमुली के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स करना सीखता है। फॉर एग्जांपल, जो डॉग डोरबेल बजने पर भौंकता है वह ओवन टाइमर बजने पर नहीं भौंक सकता क्योंकि उसकी साउंड डिफरेंट होती है। तो ये होता है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। तो क्लासिकल कंडीशन हमने समझ ली है, अब ऑपरेंट कंडीशनिंग समझेंगे। ओके, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग एक लर्निंग प्रोसेस है जो वॉलंटियर बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट का यूज़ करते हैं। सो समझ लेते हैं। रिवॉर्ड्स उन बिहेवियर को स्ट्रेंथ करें जो उन्हें लीड करता है। फॉर एग्जांपल, एक डॉग अगर एक ट्रिक लर्न करता है और उसे उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, तो उसे वो पॉजिटिव वे में उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। और दूसरा है हमारी पनिशमेंट। उन बिहेवियर को वीक करें जो उन्हें लीड करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक डॉग सोफे पर चढ़ना ना सीख पाए तो आप उसे पनिशमेंट दे रहे हो, मतलब कि ये तू मतलब नहीं सीख पा रहा है, या फिर कुछ और चीज़ भी हो। जैसे कोई बच्चा है वो टेबल नहीं सीख पा रहा है, लर्न नहीं कर पा रहा है, सो आप उसे अगर पनिशमेंट दे दोगे तो वो नेगेटिव वे में वीक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह रिवॉर्ड का भी है। रिवॉर्ड में जैसे किसी बच्चे ने होमवर्क किया और फिर आपने उसको खुश होकर एक टॉफ़ी भी दे दी तो वो उसको एक स्ट्रेंथ मिलेगी पॉजिटिव वे में कि उसका मन करेगा कि मैं और करूं, मतलब कि अच्छे से अच्छे बिहेव करूं, ठीक है, ताकि उसे और रिवॉर्ड्स मिल सकें। तो वैसे ही ये चीज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और स्किनर कंडीशनिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। ये टर्म 1937 में BF स्किनर ने कॉइन करा था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेमोरी। लास्ट टॉपिक है ये, ध्यान से समझना। मेमोरी इज़ द प्रोसेस जो किसी पर्सन को इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करने, स्टोर करने और बाद में दोबारा टाइप करने की परमिशन देता है। मेमोरी के थ्रू हमारी लाइफ ज़्यादा अवेंडेंट हो जाती है। हाउएवर, इसमें भी मोर फंडामेंटल रूप से मेमोरी लोगों को हमारे एक्सपीरियंस से सीखने और हमारे एवर चेंजिंग सराउंडिंग के साथ एडजस्ट और अडेप्ट करने में इनेबल बनाती है। साइकोलॉजी में मेमोरी रिकॉल इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस को बनाए रखने और लर्न करने की एबिलिटी है, ठीक है। इट इज़ अ मेजर मेंटल कैपेसिटी ऑफ ब्रेन अलॉन्ग विथ लैंग्वेज, विजन, हियरिंग एंड अटेंशन। मतलब ये हमारी मेंटल स्टेज की, मतलब ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है, ठीक है, कि लैंग्वेज को स्टोर करके रखना, जो आपने देखा है उसे याद कर, मतलब आप एक बार किसी चीज़ को देख लेते हो उसे अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है।
और किसी चीज़ को सुने तो उस चीज़ को अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। सो ये कैपेसिटी है मेमोरी हमारी, उस चीज़ को याद रखने की, किसी भी चीज़ को। तो अब हम सम टाइप ऑफ मेमोरीज इन साइकोलॉजी देखते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी के अंदर जो कुछ टाइप्स है मेमोरी के वो देख लेते हैं। पहला है आपका सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन ये अर्लीस्ट स्टेज ऑफ मेमोरी है, जहाँ इन्वायरमेंट से सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रीफ पीरियड के लिए स्टोर रहती है। दूसरा है हमारा वर्किंग इंफॉर्मेशन। वर्किंग इंफॉर्मेशन का यूज़ होता है इंफॉर्मेशन को शॉर्ट पीरियड के लिए स्टोर करना। नेक्स्ट है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में ब्रेन में इंफॉर्मेशन डेज, मंथ्स और ईयर्स या यहाँ तक कि डिकेड्स तक स्टोर रहती है। और हमारे है स्प्लिट मेमोरी, तो इसके अंदर कॉन्शियसनेस इंफॉर्मेशन या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का रिकलेक्शन होता है। इम्प्लिसिट मेमोरी देखते हैं हम। इम्प्लिसिट मेमोरी में अनकॉन्शियस स्टोरेज और रिकलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजरल मेमोरी। ये अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी दैट इनेबल्स पीपल टू लर्न एंड एग्जीक्यूट टास्क। मतलब कि एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ठीक है, एक टाइप की, जिसके अंदर पीपल इनेबल होते हैं कोई उस चीज़ को याद करने में और उसके बाद उस टास्क को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। और भी टाइप की मेमोरी होती हैं, जैसे कि एपिसोडिक मेमोरी, जिसमें पास्ट इवेंट्स को रिकॉल करा जाता है। और एक और है हमारी सिमेंटिक मेमोरी, विच इज़ यूज टू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और रिमेंबर फैक्ट्स। मतलब सिमेंटिक मेमोरी का यूज़ करा जाता है, जैसे कोई वर्ड याद करने के लिए, जैसे हम कोई भी वर्ड याद करते हैं या फिर कोई फैक्ट याद करते हैं, ठीक है, उस चीज़ के लिए सिमेंटिक मेमोरी होती है। सो मेमोरी इज़ अ मेजर पार्ट of our personality and what we remember and what we forget depend on many factors। तो आपका यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। और यूनिट 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो अपने और दोस्तों तक भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।